हेलो, आप सभी का स्वागत है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के द्वारा टीचर की, उसमें जो एससीईआरटी सिलेबस बताया गया है, तो एससीईआरटी में अगर हम बात करें तो आज जिस बुक को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं वह है कक्षा 5 की यानी क्लास 5th की ईवीएस की बुक। तो क्लास ईवीएस जो है ईवीएस क्लास 3, 4 और 5th में पढ़ने हैं, यानी अगर 5वीं तक आपको 3 बुक पढ़ना है जो जीके जीएस के अंदर आता है। ये पर्यावरण अध्ययन क्लास 5 के लिए है यानी कि क्लास 5th के लिए है। और इसमें अगर आप बुक में देखिएगा तो टोटल आपको 21 चैप्टर दिया गया है। 21 चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो केवल हम उसी की बात करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यूँ कहें तो आपके 11 घंटे बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा एक दिन ले ही लेगा एक बुक। तो इसमें मैंने पढ़ा इसको और जो भी इस वीडियो में इसका निचोड़ निकला उसको लाए हैं। तो बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। समझ गए? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें टोटल आपको कितने चैप्टर दिए गए हैं? 21 चैप्टर दिए गए हैं। ऐसे में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ा जाए, ठीक है। तो क्लास 5th के लिए है, पहला लेक्चर है। तो चलिए क्या निचोड़ निकला है किस चैप्टर से, तो हम सभी लोग उनको पढ़ने वाले हैं। तो बस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ में आप सभी लोग बने रहिएगा। बुक का नाम है पर्यावरण और हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा। पटना से नाथुला की यात्रा। अगर हम बात करें तो पटना से जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको पटना से नाथुला ले जाया जाता है घुमाने के लिए। उस दौरान जो भी चीज़ें रास्ते में मिलती हैं, देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं बच्चे, उसी के आधार पर जो जीके जीएस तैयार किया गया है वही इस बुक में शामिल है। तो सबसे पहले बात करें हम पटना के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा पटना जो है ये आपके बिहार की राजधानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी है ये। आगे अगर बात करें हम, ठीक है, आगे बात करें तो जब बच्चे चलते हैं पटना से नाथुला की यात्रा पे, तो नाथुला जो है, नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी जो है वो आपकी क्या है? गंगटोक है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लेकिन अगर बात करें तो सिक्किम के बारे में, तो याद रखिएगा सिक्किम में 2 दर्रे पड़ते हैं, एक नाथुला और एक जयलेपला दर्रा पड़ता है। तो इसको नाथुला से भी याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि नाथुला की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? नाथुला है, जयलेपला है। राजधानी की बात करें तो गंगटोक है। और बुक में जो एक ये फैक्ट दिया गया है गंगटोक के विषय में, समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो गंगटोक के विषय में जो बातें की गई हैं उसमें कहा गया है कि यह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं आगे अगर बात करें तो जब बच्चे आगे पहुंचते हैं तो एक स्टेशन पे पहुंचते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। समझ गए? फिर आगे दार्जिलिंग की बात करते हैं। दार्जिलिंग एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। और बात कर लें अगर, तो ये जो दार्जिलिंग है, ये दार्जिलिंग आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसको आप कहीं नाथुला या गंगटोक मत करिएगा आंसर, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाए, क्योंकि आप नाथुला से पटना से नाथुला की यात्रा पे गए हैं तो नाथुला आप कर सकते हैं इसमें, ठीक। इसलिए याद रखिएगा इस जो दार्जिलिंग है ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और यह एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। यहाँ पर चाय के बागान है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जिसको हम अजायब घर कहते हैं,
लॉयड बोटेनिकल गार्डन है और जूलॉजिकल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है। मैंने वही लिया है जो आपकी बुक में है। इससे बाहर मैंने कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया है। हूबहू जो आपकी बुक में है सिर्फ उतना ही इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे अगर देख लें तो यहीं पर दिया गया है बुक में टाइगर हिल के बारे में। टाइगर हिल कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। अब ध्यान दीजिएगा टाइगर हिल क्या है। देखो, टाइगर हिल पर खड़े होकर बर्फ की ढकी कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियां देखना अद्भुत दृश्य है। ठीक है, तो जो कंचनजंगा है उसकी देखो, टाइगर हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी होता है। ठीक है, तो पहाड़ियों पर जो बर्फ से ढकी कंचनजंगा है उसकी सतरंगी बदलती चोटियों को देखना अद्भुत दृश्य होता है। वहीं बात करें अगर तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और अगर बात करें हम तो कंचनजंगा ऑलरेडी कहाँ पर है, सिक्किम में है। लेकिन बात करें तो इसमें जो फैक्ट दिया गया है कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे इसी बुक में दिया गया है याक एक पशु है। इसके बारे में, याक जो होता है वो लंबे बाल वाला पशु होता है। ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है क्योंकि बाल अत्यधिक होते हैं शरीर पे, तो इसको ठंड कम लगती है। और अगर बात करें तो याक जो होता है वो सिक्किम में भी पाया जाता है। फिर आगे बात करें हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के बारे में, तो याद रखिएगा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपके दार्जिलिंग में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में एवरेस्ट की चढ़ाई की खुशी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको किया गया था। आइए आगे बात करते हैं। इसमें दिया गया है तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये दो महान महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इनकी चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति लगाई गई है। ये आपके एडमंड हिलेरी हैं और ये आपके तेंजिंग नोर्गे हैं। तो इनको आप चित्र के माध्यम से भी समझते रहिएगा। देखो यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति लगाई गई है। तेंजिंग नोर्गे 20 वर्ष की आयु से यहाँ पर पर्वतारोही का कार्य करते थे। इनका जन्म तिब्बत में हुआ लेकिन बचपन नेपाल में बीता है। बाद में भारत के ये मूल निवासी बन गए। 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चढ़ाई की। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली है। आइए सिरदार समझते हैं, सिरदार क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी कि सिरदार किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा सिरदार के विषय में बात करें, जो पर्वत पर चढ़ने में पारंगत व्यक्ति होते हैं उनको दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। तो पर्वतों पर चढ़ने वाले पारंगत व्यक्ति को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी बुक में दिया गया है माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है। देखिए इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये एक ऑथेंटिक फैक्ट है जो बिहार की एससीईआरटी बुक में दिया गया है। बाकी कहीं कहीं पर तो आपको 8,850 भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और अगर क्वेश्चन आए तो आप यही टिक करके आइएगा। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई। आगे बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। आगे बात करें, जो पर्वतारोही होते हैं वो पहाड़ों पर क्या लेकर जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसी चैप्टर में गंगटोक के बारे में बातें की गई है। ठीक है, गंगटोक, तो ध्यान दीजिएगा गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है और ये समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पहाड़ों की दरारों को काटकर बसाया गया शहर है और यहीं पर एक रोड की चर्चा है जो अगर हम बोले तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोड की चर्चा है जिसका नाम है महात्मा गांधी रोड। ये साफ सुथरा और फूलों से सुशोभित है। तो जो महात्मा गांधी रोड है वो साफ सुथरा और फूलों से सुशोभित है। आगे अगर बात करें, यहीं पर आपने देखा कि सिक्किम पड़ता है, तो सिक्किम में मुख्य नदी के तौर पर तीस्ता है और यहाँ की जो जनजातियां हैं उनमें लेप्चा है,
नेपाली और भूटिया। तो 3 जनजातियां सिक्किम में पाई जाती हैं और एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। बाकी आगे बात करें तो बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल यहाँ पर है रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल है। वहीं अगर बात करें नाथुला, तो नाथुला जो है ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला जो है वो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। आगे इसी में दिया गया है बुक में, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इस मार्ग से चीनी यात्री विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया आते थे। तो चलिए आगे देखते हैं इस बुक में और क्या दिया गया है। आते हैं हम अगले अध्याय पर। अगला अध्याय हमारा 2 है और इसमें चैप्टर का नाम है खेल। तो इसमें कह रहे हैं, देखो खेल के विषय में इस चैप्टर में बातें की गई हैं खेल के बारे में। तो इसमें देखो दिया गया है खो खो खिलाड़ी संख्या। तो खो खो खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। वहीं अगर बात करें कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो इस बुक में दिया गया हम बातें सिर्फ उतनी ही करेंगे, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में अगर बात कर लें तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ऐसा इस बुक में दिया गया है। आगे बात करें मार्शल आर्ट जोड़ो एक युद्ध कला है और यह जो मार्शल आर्ट है इसको आत्मरक्षा हेतु सिखाया जाता है। अगर बात करें मार्शल आर्ट के जैसा ही भारत में उसका रूप देखने को मिलता है आपको कुश्ती में, जापान में सूमो में देखने को मिलता है और जो सिख समुदाय के लोग हैं वो गतका खेलते हैं। ये बिल्कुल मार्शल आर्ट के जैसा ही होता है। समझ गए? तो यहाँ पर देख रहे हो चित्र में आपको खो खो को दिखाया गया है, यहाँ कबड्डी खेल रहे हैं लोग और यहाँ पर क्रिकेट के बारे में दिखाया गया है। तो याद रखिएगा जो मार्शल आर्ट होता है उसका एक ही रूप है, जिसको उसके ही जैसा रूप है कुश्ती का, जो भारत में होता है। जापान में इसी को सूमो कहते हैं और सिख समुदाय में गतका कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। इसमें गतका के बारे में है कि एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जब सिख धर्म को एक सैन्य रूप दिया गया था उसी समय गतका का खेल खेला जाता था। वर्तमान गतका खेल बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर खेला जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात कर लें तो यह जो गतका होता है हिंदू और मुस्लिमों दोनों के द्वारा यह खेल खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगले अध्याय में आते हैं और अगले अध्याय हमारा अध्याय 3 बीजों का बिखरना। अध्याय 3 है हमारा बीजों का बिखरना। बात कर लें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बर्धमान महावीर मंदिर जमुई सिकंदरा प्रखंड गांव लछुआर में स्थित है। तो यहाँ आप देख सकते हो मूर्ति है भगवान वर्धमान महावीर की। आगे बात करें इसी बुक में दिया गया है चटक कर बिखरने वाले बीज। तो कुछ पौधों की फलियां सूख कर हटने के बाद बिखर जाते हैं, उसे हम चटक कर बिखरने वाला बीज कहते हैं। इसमें आता है जैसे सरसों, हर सिंगार और गुल मेहंदी। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो ये सरसों की बीज हैं। जब इनकी फलियां सूख कर हट जाती है मतलब सूख जाती हैं तो इनके जो बीज होते हैं वो चटक कर बिखर जाते हैं। ठीक है, हवा में उड़ने वाला बीज ये क्या होता है? हल्का फुल्का बीज होता है, जैसे कपास के बीज। यहाँ आप देख सकते हो कपास के बीज। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पानी में तैरकर दिखाने वाला बीज जैसे कमल और कुमुदनी के बीज। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो। तो कमल और कुमुदनी के जो बीज होते हैं वो पानी में तैरकर दिखाने वाले होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बातें हैं चलिए इस बुक में वो भी देखते हैं। आगे है जानवरों की सवारी करने वाले बीज। तो ये कुछ बीजों की चर्चा है, इसको आप याद रखिएगा। जानवरों के शरीर से चिपक कर दिखाने वाला बीज, तो उसमें आता है गोखरू का बीज। ठीक है, ये जानवरों के शरीरों से चिपके रहते हैं, ये आपको चित्र में दिखाया गया है, ये गोखरू का बीज होता है। और पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज जो होता है उसमें आता है पीपल, बरगद, अमरूद। ठीक है, पीपल, बरगद, अमरूद ये सभी जो होते हैं किसमें आते हैं? ये सब आपके आते हैं पक्षियों के द्वारा जो बिखरने वाले होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 मेरा बगीचा। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी आपके एससीईआरटी की बुक में दिया गया है मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ों को लिया हूं, उसके अलावा एक भी चीज़ कहीं से कुछ भी नहीं है। तो हूबहू आपकी वही बुक है, आप आराम से पढ़िए इसको।
देखो इसमें चौथे चैप्टर में मेरे बगीचे के बारे में बात की गई है। बगीचे के बारे में बहुत तरह तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं, किस जगह किस मिट्टी में उगते हैं या कैसे कहाँ उगते हैं, तो इसके बारे में चर्चा की गई। और विशेष करके यहाँ पर दो वृक्षों के बारे में बात की गई, एक बबूल है और एक कैक्टस है, जो आपके मरुभूमि में उगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हार्बेरियम है। हार्बेरियम क्या होता है? यह एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है। ठीक है, हार्बेरियम जो होता है ये एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, जिसके अनेक प्रकार के पेड़ पौधों, घास को संग्रहित किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हार्बेरियम क्या होता है? यह एक वनस्पति संग्रहालय होता है, इसके अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, घास को संग्रहित किया जाता है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 5वां। अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में हम सभी लोग पढ़ते हैं, और यहाँ बगल में आप चित्र में भी देख रहे होंगे नालंदा विश्वविद्यालय। तो संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था थी और पढ़ाई के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार हुई थी। तो संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, इसको कुमारगुप्त द्वारा 5वीं सदी में स्थापित किया गया था। इसमें 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। यहाँ जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की देशों से पढ़ने और पढ़ाने लोग आते थे। 5वां पॉइंट है चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए। 12वीं सदी के अंत तक इसका अंत हो गया और 1109 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दिया था। पुस्तकालय क्षेत्र जो होते थे वो धर्मगंज कहलाते थे, और 3 पुस्तकालय क्षेत्र रत्न दधी, रंजक दधी और रत्न सागर दधी, तो ये 3 पुस्तकालय थे वहां पर। और इस विश्वविद्यालय को एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में इसको पुणे में आरंभ किया गया है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आइए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं जो इस बुक में दिया गया है। आगे बोला गया है इस बुक में बिहार के स्मारक के बारे में। तो याद रखिएगा, मगध की राजधानी का नाम क्या है? गिरिब्रज, जिसको हम राजगिरी के नाम से भी जानते हैं। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके नालंदा में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। महात्मा बुद्ध ज्ञान स्थली वैशाली में है। गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थली पटना साहिब में स्थित है और गोलघर आपके पटना में है। सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। वहीं जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। और मलिक बया का मकबरा जो है वो बिहार शरीफ में स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ नंदनगढ़ लौरिया कोल्डुहा, ठीक है, कोल्डुहा ये आपका नंदनगढ़ लौरिया में स्थित है। आगे बात करें तो अशोक के द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बाग स्थित है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। और इस बुक में अगला अध्याय है 6ठा अध्याय, जिसका हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। तो इसमें सिंचाई के विषय में दिया गया है कि कब सिंचाई करनी चाहिए, कौन से कम पानी वाले सिंचाई हैं पौधे होते हैं, कौन से ज़्यादा पानी वाले पौधे होते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों के द्वारा पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। परंपरागत रूप से लोग नदियां, तालाब एवं फोर्स से सिंचाई करते हैं। फोर्स यानी कि आजकल जो आप लोग समरसेबल वगैरह यूज करते हो। और ज़्यादा सिंचाई वाले पौधों की बात करें, देखो इसमें आधुनिक सिंचाई के साधन नलकूप दिए गए हैं, समझ रहे हो ना। तो नलकूप से इस समय सिंचाई होती है। आगे बात कर लें ज़्यादा सिंचाई वाले पौधे, तो ये खरीफ के पौधे होते हैं। खरीफ इसकी बुआई जून से जुलाई में होती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर में होता है, इसको याद रखिएगा। खरीफ की फसलों में आपके धान, अरहर, मकई, बाजरा, तिलहन, गन्ना ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आगे बात करें कम सिंचाई वाले पौधे। कम सिंचाई वाले पौधों में बात करें तो रबी की फसल आती है और इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है। कटाई इसकी जनवरी से फरवरी में होती है, जैसे सरसों, जौ, गेहूं, चना, मटर, राई, ये सब जो होते हैं ये रबी की फसल होती हैं। ठीक है, ये सभी किसकी फसल होती है? रबी की फसल। आइए आगे इस बुक में बात करते हैं। तो अध्याय है 7वां। अध्याय 7वां है और इस बुक में हम बात करेंगे, इस बुक में हम सभी लोग बात करने वाले हैं जितना खाओ उतना पकाओ। ठीक है,
तो चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हमें हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए, बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इसमें भोजन को स्टोर करके रखते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। तो इसके विषय में बातें की गई हैं और कहा गया है खाना भी कभी भी खाना आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। बचे हुए भोजन को संरक्षित हेतु फ्रिज में रखना चाहिए। लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने हेतु उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो इतना आप लोग इसमें याद रखिएगा। ये आपके 7वें अध्याय में है, जितना खाओ उतना पकाओ। तो इतना मोटा मोटा फैक्ट इसमें आप लोग याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आगे बात कर लेते हैं। 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में रॉस की जंग मलेरिया के संग चैप्टर का नाम है। और इसमें एक महान वैज्ञानिक है, ठीक है, जिनका नाम है रॉस, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। तो ये विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड से जब पढ़कर वापस आते हैं भारत में, तो भारत में मलेरिया की बीमारी फैली रहती है और उस दौरान लोगों की मृत्यु बहुत हो रही थी। तो उसी दौरान ये उस पर एक शोध करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं और उसके बारे में उपचार उसका खोज लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में बात करते हैं रॉस की जंग मलेरिया के संग के बारे में। तो मलेरिया जो है एक संक्रामक बीमारी है, यह मच्छर के काटने से होता है। रोनाल्ड रॉस ने ही बताया कि मच्छर में कौन, मादा एनफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। रोनाल्ड रॉस के प्रयास से हम लोग मलेरिया से परिचित हुए और इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ है। स्कूली शिक्षा इनकी इंग्लैंड में हुई है। सबसे पहले इन्होंने कुनैन की पत्तियां और छालों से इसका इलाज किया, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन्होंने बताया कि कुनैन की पत्तियां और छालों से इसका इलाज होता है। आगे बात करें तो अगला अध्याय है आपका अध्याय 9। इसमें बात किया गया है मैंने नक्शा बनाया। अब देखो यहाँ पर आपको इस बुक में आपको ना नक्शे के बारे में दिया गया है। बात करें अगर तो बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 38 है, ठीक है, 38 जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला क्या है, शिवहर। तो आप अगर देखोगे ना, ये देखो पश्चिमी चंपारण की बातें की गई है। यहाँ पर सबसे छोटा जिला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका शिवहर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस नक्शे से अगर आप इस नक्शे को पढ़ लेते तो आपको बता दें यहां से आपके 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, इसी मैप से बनने वाले हैं। तो 5-6 क्वेश्चन आपको इसी मैप से बनने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस बिहार के मैप को एक बार आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिए। उसमें क्या होता है कि इसमें आपको सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े जिले, पूर्वी जिले कौन से हैं, पश्चिमी जिले कौन से हैं, इसके बारे में। बिहार का पड़ोसी राज्य क्या है, कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा पश्चिम में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश स्थित है, ठीक है। और एक पड़ोसी देश के बारे में बात कर लें तो पड़ोसी देश के तौर पर आपका नेपाल स्थित है, समझ गए, नेपाल स्थित है। बिहार, इसी में बिहार का एक सामान्य परिचय दिया गया है जिसमें राज्य की स्थापना के विषय में बातें की गई हैं, ठीक है। 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई थी और इसका पुनर्गठन जो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है। राजधानी इसकी पटना है। पटना का पूर्व नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, ठीक है। और यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है पटना में है। स्थापना वर्ष 1916 में हुआ था। तो सामान्य परिचय में ओवरऑल यही सब दिया गया है। यहाँ के राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा के तौर पर हिंदी और उर्दू है और उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा भी यहाँ की है। तो टोटल मैप से आपको ये सारी जानकारी मिलती है और इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अध्याय 10 में। तो अध्याय 10 में कह रहा है कि हमारी फसलें हमारा खान पान। अध्याय का नाम क्या है, हमारी फसलें हमारा खान पान। इसमें बात किया गया है कि बरसात में उगाई जाने वाली फसल। तो याद रखिएगा बरसात में उगाई जाने वाली फसल यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसलिए हम इसको खरीफ की फसल कहते हैं।
सर्दी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है। ठीक है, रबी की फसल आपकी सर्दी में उगाई जाती है और गर्मी में उगाई जाने वाली फसल जो होती है वो जायद की फसल होती है। ठीक है, जो आपकी गर्मी में उगाई जाने वाली फसल होती है वो जायद की फसल होती है। समझ गए? जैसे अगर बात कर लें तो गर्मी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, सूर्यमुखी, ये सब क्या होती हैं? ये जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि चित्र को देखकर बताइए कि किस जगह के लोग कौन सा भोजन पसंद करते हैं। बात करें खाखरा और दाल के बारे में तो इसको गुजरात के लोग पसंद करते हैं। इडली डोसा के बारे में बात कर लें तो दक्षिण भारत के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। पाव भाजी मुंबई का पसंदीदा व्यंजन के तौर पर जाना जाता है। वहीं अगर लिट्टी चोखा की बात करें तो बिहार के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और महत्वपूर्ण है कि लिट्टी चोखा कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं तो बिहार के लोग। और मछली चावल की बात करें पश्चिम बंगाल में मछली चावल लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। समझ गए? आगे अगर बात करें तो यहाँ पर जिलों का नाम दिया गया है और वहाँ की प्रमुख फसलें दी गई हैं। तो देखो, बिहार में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है वैशाली। वैशाली में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन होता है। भागलपुर की बात कर लें तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए ये यहाँ पर धान की पैदावार ज़्यादा होती है। वहीं लखीसराय और जमुई की बात कर लें तो जमुई में आपका प्याज की पैदावार ज़्यादा होती है और मधेपुरा में आपका चना बहुत उत्पादित होता है। समझ गए? तो इतना आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ के लिए कौन से भोजन महत्वपूर्ण है, उनका स्थान क्या है, और बिहार के कुछ जिले हैं जो उत्पादकता में जाने जाते हैं, जैसे केला, धान, प्याज, चना, इन सब के बारे में। तो इस मैप से आप उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे हम सभी लोग। अगला अध्याय है हमारा अध्याय 11 और इसमें बात किया गया है जंतु सुरक्षा और संरक्षण के बारे में। ठीक है, इसमें बात किया गया है जंतु सुरक्षा और संरक्षण के बारे में। तो याद रखिएगा, इसमें आपको दिया गया है सपेरा अपना जीविका चलाने के लिए क्या करता है। अगला है मछुआरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है। तो यहाँ चित्र में देख सकते हो आप लोग। देखो, जो सपेरा होता है, सपेरा अपनी जीविका को चलाने के लिए, ठीक है, सपेरा अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या करता है भैया? सांप को पालता है और उसी के माध्यम से वह आजीविका को चलाता है अपना। ठीक है, और मछुआरा की बात कर लें तो मछुआरा जो होता है मछली को मारता है, मछली को पकड़ता है, उनको बाजारों में बेचता है और उससे वो अपना जीवन यापन करता है। तो इस चैप्टर में ये 2 पॉइंट दिए गए हैं और आपकी जानकारी के लिए। लेकिन आगे भी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु सरकार ने जंगल के विशेष शिशु को अभयारण्य का रूप दिया है। अभयारण्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इसमें बात करें तो बिहार में जो अभयारण्य है, बिहार में आपके पश्चिमी चंपारण अभयारण्य है बेगूसराय, जहां पर आपका एकमात्र अभयारण्य है वाल्मीकि अभयारण्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला जो बतख है वो जंगलों से लगभग खत्म होता नजर आ रहा है, विलुप्त होता नजर आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो तेंदुआ के बारे में है और गुलाबी सिर वाला जो बतख है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इन सभी फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा और याद भी आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें एक फैक्ट के बारे में चर्चा की गई है, एक जनजाति के बारे में चर्चा की गई है इसी अध्याय में, बिश्नोई जनजाति। तो बिश्नोई जनजाति आपके राजस्थान में पाई जाती है। बिश्नोई का अर्थ है 29, क्योंकि 29 लोगों ने मिल करके इसमें विशेष योगदान दिया था। ठीक है, तो इसलिए इस जनजाति को बिश्नोई जनजाति के रूप में जानते हैं। बिश्नोई जनजाति प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये लोग जंतुओं का शिकार नहीं करने देते। ठीक है, ये लोग जंतुओं का शिकार नहीं करने देते। आगे अगर हम इसी में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगला अध्याय है अध्याय 12, मान गए लोहा। तो इसमें लोहा मानने का अर्थ क्या है? कठिन से कठिन काम को कर पाने की क्षमता को मानना। देखो, इसमें बात की गई ना विकलांग के विषय में। तो जो विकलांग लोग होते हैं उनके पैर हाथ न होने पर भी
वो किसी ना किसी कार्य को बहुत तन्मयता के साथ में कर पाते हैं, और इसलिए कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी जब वो बहुत कुछ कर लेते हैं तो उसी के संदर्भ में कहा गया कि भाई मान गए लोहा, ठीक है, कठिन से कठिन काम को भी करने की आपके अंदर क्षमता है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर बात करें विश्व विकलांग दिवस, तो ये आपका कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को आपका विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिवस को मनाया जाता है। आगे इसी में आपको बुक में दिया गया है, इसी अध्याय में ब्रेल लिपि के बारे में। तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि एक बड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं का उभार कर लिखा जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है और इस पे उंगलियों को रख करके बच्चे इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, नेत्रहीन बच्चे इन ओवरी बिंदुओं, जो उभरी हुई बिंदुएं होती हैं, उन पे उंगलियों को स्पर्श करके इसको समझते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो ब्रेल लिपि दिवस के बारे में बात कर लें तो ब्रेल लिपि दिवस जो है ये आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि दिवस आपके 4 जनवरी को इसको मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगले अध्याय में अध्याय 13 है पानी और हम। पानी कहां से आता है? तो याद रखिएगा, कुआं, नल, हैंडपंप और नहर, तालाब से पानी आता है। फिर आगे बात करें बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो याद रखिएगा 18 दिसंबर 2008 को बिहार में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। और बाढ़ एक कैसी आपदा है? तो बाढ़ एक प्रकार की आपकी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ये आपकी प्राकृतिक आपदा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे अगला अध्याय है अध्याय 14, जिसमें कहा गया चैप्टर का नाम है सूरज एक काम अनेक। तो यहां पर बात किया गया है इस अध्याय में सौर ऊर्जा के विषय में। तो याद रखिएगा, सूरज की शक्ति को कई तरह से प्रयोग में लाया जाता है, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। सूरज की शक्ति को कई तरह से प्रयोग में लाया जाता है और इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना पकाया जाता है, इस पॉइंट को उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें सौर ऊर्जा का उपयोग क्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, खाना बनाने में इसका उपयोग होता है, लाइट जलाने में होता है, मोटर गाड़ियां चलाने में होता है, बिजली बनाने में होता है, कृत्रिम उपग्रह में भी इसका उपयोग होता है, और आजकल तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है सौर ऊर्जा के माध्यम से। यहाँ चित्र में आप सौर ऊर्जा को देख रहे होंगे, इस सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई हो रही है, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, सौर ऊर्जा का उपयोग क्या है और सौर ऊर्जा क्या है। अगला देखिएगा ध्यान से, इसमें सौर कुकर के बारे में बात की गई है। तो देखो, सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग की होती हैं, इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होता है, इसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीजों पर डालता है, जिससे एल्युमिनियम डिब्बे में रखा खाना पक जाता है, ठीक है। तो ये सौर कुकर के बारे में जानकारी है, इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, ये आपका सौर कुकर है। फिर आगे हम बात करें अध्याय 15 के बारे में। चलिए अध्याय 15 में हम लोग पढ़ेंगे हमारा जंगल, हमारा जंगल। तो याद रखिएगा, आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके चंपारण में स्थित है, और यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह मुख्य रूप से बाघ संरक्षण किया जाता है, यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ संरक्षण किया जाता है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हो। और ये है आपका क्या, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहीं पे बातें की गई इसी अध्याय में धरहरा की परंपरा के बारे में। तो याद रखिएगा, धरहरा गांव जो है ये जिला भागलपुर, प्रखंड नवगछिया में स्थित है। यहाँ पर धरहरा गांव में बेटी के जन्म होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं, और जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं। तो याद रखिएगा, नोट के तौर पर, धरहरा गांव बेटी के जन्म के होने पर यहाँ पर 10 पौधे लगाए जाते हैं, और धरहरा गांव आपके जिला भागलपुर, प्रखंड नवगछिया में स्थित है। तो इतना आप लोग इस चैप्टर में याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला अध्याय है अध्याय 16, और इसमें कहा गया चलो सर्वे करें। तो देखो, इसमें सर्वे के बारे में दिया गया है कि लकड़ी का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है, लकड़ी हमको प्राप्त कैसे होती है, लकड़ी का यूज हम फर्नीचर में करते हैं, ठीक है, चेयर बनाने में, टेबल बनाने में, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे करते हैं। कैरोसिन का तेल का प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कौन कौन होती हैं, ठीक है। इन सभी पॉइंट के बारे में
इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो ये सर्वे का विषय है, आपको जानने का विषय है, तो ये सिर्फ जानकारी के तौर पर है, इसको जानने के लिए। इसमें कोई फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया। चलिए अगले अध्याय के बारे में हम लोग बात करते हैं जो इस बुक में दिया गया है। अगला अध्याय है भैया 17, अध्याय 17 है रामू काका की दुकान। ठीक है, रामू काका की दुकान। अब देखो इस अध्याय में आपसे बात किया गया है, देखो इसमें बताया गया है कि हम इन औजारों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे इसमें आपको दिया गया है कैंची है, हथौड़ा है, पिलास है, छेनी, आरी है। तो दुकान में जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, इस अध्याय में क्या बताया गया है कि इन औजारों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पिलास का यूज हम कहाँ करते हैं, आरी का यूज कब और कहाँ करते हैं, हथौड़ी का यूज हम कहाँ करते हैं। तो टोटल आपको इस अध्याय में इन औजारों के विषय में बात किया गया है कि इनका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इतना तो जानकारी आप सभी लोगों को होगा ही। अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय 18 है आवास के विषय में। तो देखो आवास के विषय में बात की गई, गांव के शहर कैसे हैं, शहर के शहर मतलब शहर में जो घर होते हैं, मकान होते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, गांव के मकान कैसे होते हैं, उनके रहन सहन के बारे में बातें की गई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया। अगला अध्याय 19 है तरह तरह के व्यवसाय के बारे में। तो देखो इसमें चाक चलाना, ठीक है, और दुकान चलाना, ठीक है, बाकी बहुत सारे व्यवसाय के बारे में है। फलों की दुकान करना, सब्जियों की दुकान करना, इस तरीके के बहुत तरह के व्यवसाय हैं। तो उन व्यवसाय के बारे में बातें की गई थी जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला अध्याय 20 है। अध्याय 20 में रायपुर वाले चाचा की शादी के बारे में चर्चा की गई है। देखो इस चैप्टर में ना जो भी दिया गया था उसमें सिर्फ यही था, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप के बारे में इसमें बातें की गई है, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अगला अध्याय है लकी जब बीमार पड़ा। लकी जब बीमार पड़ा, तो इसमें भैया जब बीमार पड़ता है लकी, तो बीमारी से कैसे सुरक्षा कैसे मिलती है, इससे सतर्क कैसे रहा जाए, इन सभी चीजों के बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, इसलिए उसको भी इस चैप्टर में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। जो आपके बुक में है हूबहू वही इसमें शामिल किया गया है। ऐसे में अगर बात करें हम लोग, तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो अपना 21 घंटे का समय बचा लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा एक दिन इसमें चला जाएगा, ठीक है। कितना भी अच्छा अगर आप पढ़ते हैं तब भी आपका एक दिन जाएगा। तो ऐसे में मैंने इसको थोड़ी सी ही समय में पूरा कवर कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो आपको कैसा लगा है आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को तो आगे भी आपको क्लास 3rd 4th, ठीक है, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लास 6 7 8 वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट की वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को जरूर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए हमारे साथ में। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।